कंसल्टेंट वो अमाउंट कॉलेज को ठीक टाइम पे देता नहीं है और यहीं पर हो जाता है स्कैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका फैजुल भाई, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट एट खुलना सिटी मेडिकल कॉलेज, खुलना, बांग्लादेश। तो आ चुका हूं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है बांग्लादेश में एडमिशन का फुल प्रोसेस, कैसे एडमिशन लेते हैं, कब कब क्या क्या करना होता है, कंसल्टेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करना होता है, और बहुत सारी गलतियां जो होती हैं उन गलतियों से कैसे बचें, और कंसल्टेंट्स का जो स्कैम होता है बहुत सारा, उन तरह के स्कैम से कैसे बचें। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बांग्लादेश में एडमिशन के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो होता है वहाँ की एलिजिबिलिटी को पूरा करना। एलिजिबिलिटी के ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या वहाँ की एलिजिबिलिटी होती है, फिर भी एक बार आपको बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी में ये होता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्रीगेट 60% मार्क्स लाना होता है और नीट एग्जाम में क्वालिफाई करना होता है। तो आपके पास 60% मार्क्स भी हैं और आप ऑलरेडी नीट एग्जाम में क्वालिफाई भी कर चुके हो। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट काम जो करना होगा वो होता है कॉलेज का सिलेक्शन। देखिए, कॉलेज का सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं और फिर 5 साल पछताते हैं। तो कॉलेज के सिलेक्शन में जो जो पॉइंट्स आपको देखना है उसमें मेन पॉइंट्स है आपका बजट। ठीक है, सबसे पहले आप ये फिक्स करिए कि आपका बजट क्या है। बजट फिक्स करने के बाद आप कॉलेज को सेलेक्ट करिए। बजट आप फिक्स करते टाइम आप ये बात ध्यान में रखें कि कॉलेज का जो भी अमाउंट है, जो भी ट्यूशन फी है, उसके साथ साथ आप अपना जो भी खर्च है, आप बांग्लादेश में जब आप रहोगे तो खाने पीने का जो खर्चा है, रहने का जो खर्चा है, उसके अलावा आने जाने का में जो भी आपका 5 साल में खर्च होगा वो खर्च भी आप बजट में इंक्लूड करके रखिए। इससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप बजट फिक्स कर चुके, उसके बाद में आप कॉलेज सेलेक्ट करिए। कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बातें और भी ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका जो कॉलेज है उसका एकेडमिक्स कैसा है, उसके हॉस्पिटल में पैशन फ्लो कैसा है। ठीक है, कॉलेज का कैंपस कैसा है। बहुत सारे लोगों को अर्बन कैंपस, बहुत सारे लोगों को रूरल कैंपस चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका वहाँ का हॉस्टल कैसा है, वहाँ का फूडिंग कैसा है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ आप पहले से कंफर्म कर लीजिए। इन सब चीज़ों में किसी तरह कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी आप करिएगा तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 5 साल तो वहीं पढ़ना है ना। ठीक है, तो कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो होता है कंसल्टेंट से बात करना। और यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले ही कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, और कंसल्टेंट के पास जब जाते हैं तो कंसल्टेंट उनको अलग अलग तरह की बातें पढ़ाता है। कंसल्टेंट उनको बताता है कि भाई इस कॉलेज में चले जाओ, ये कॉलेज बढ़िया है। यानी कि वो अलग अलग कॉलेजेस के एडवांटेजेस उनको बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि उस कॉलेज से कंसल्टेंट का रिलेशन अच्छा होता है, उस कॉलेज से कंसल्टेंट को अच्छा पैसा मिल रहा होता है। तो जिसको ज़्यादा जहाँ पैसा मिलेगा तो वहीं आपको भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जब कंसल्टेंट के पास जाओ तो आप सीधी बात करना उनसे कि देखिए इस कॉलेज में मुझे जाना है, आप मुझे भेज पाओगे या नहीं। आप अगर मुझे इस कॉलेज में भेजते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं भेज पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे कंसल्टेंट से बात करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसल्टेंट से बात करना। कंसल्टेंट अगर मान जाता है कि आपको उसी कॉलेज में अगर वो भेज पाएगा तो आप आगे की बात करना। उसके बाद आपको जो करना है वो है, कंसल्टेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में मांगेगा आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज को दे देना। वो डॉक्यूमेंट्स आप जब कॉलेज को दे दोगे तो कॉलेज आपको ऑफर लेटर देगा। ठीक है, ऑफर लेटर आने के बाद आपको जो करना है वो है ऑफर लेटर की वैलिडिटी को चेक करना। ठीक है, ऑफर लेटर की वैलिडिटी को कैसे चेक करें? तो आपका जो भी ऑफर लेटर आएगा उस पे जो भी कॉन्टेक्ट्स रहेगा, ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है, उस ईमेल या व्हाट्सएप नंबर से आप कॉलेज से कांटेक्ट करिए। कॉलेज को मेल करिए या व्हाट्सएप करिए कि अपना डिटेल्स देने के बाद, खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद कि मैंने आपके कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। तो कॉलेज आपको अगर रिस्पॉन्स करेगा तो आप समझ जाना कि आपका जो ऑफर लेटर था वो एक वैलिड ऑफर लेटर था। ऑफर लेटर मिल चुका है आपको, कॉलेज आप सेलेक्ट कर चुके हो। उसके बाद में कंसल्टेंट आपसे बोलेगा कि कॉलेज को
एक बुकिंग अमाउंट देने के लिए। देखिए बुकिंग अमाउंट अलग अलग कॉलेज में वैरी करता है। किसी कॉलेज में 2000, 3000, 4000, 5000 तक होता है। मेरे कॉलेज में ये अमाउंट 3000 है। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखिए कॉलेज का जो बुकिंग अमाउंट है वो कंसल्टेंट को दे देते हैं, और कंसल्टेंट क्या करता है? कंसल्टेंट वो अमाउंट कॉलेज को ठीक टाइम पे देता नहीं है, और यहीं पर हो जाता है स्कैम, एडमिशन वगैरह कैंसिलेशन हो जाता है। तो आपको ये करना है कि कॉलेज का जो भी बुकिंग अमाउंट है वो कॉलेज के ऑफिशियल अकाउंट में जाकर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए कॉलेज का जो भी ऑफिशियल अकाउंट मिलेगा वो आप लेकर जाओ। जो भी आपके आसपास में जो भी बैंक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि SBI बैंक से करो, क्योंकि इस बैंक में आसानी ये है कि यहाँ पे चार्जेस वगैरह कम पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा स्लो होता है। तो अगर आपको फास्ट करना है तो आप दूसरे बैंक में जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे चार्जेस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट कॉलेज को ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो है कॉलेज से फीडबैक लेना। रिसिप्ट चाहिए ना आपको कि आपका अमाउंट वहाँ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो कॉलेज से आप कांटेक्ट करिए, कॉलेज से आप पूछिए कि आपका अमाउंट वहाँ पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। कॉलेज से फीडबैक आ गया तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आपका अमाउंट कॉलेज में पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब तक आप कॉलेज सेलेक्ट कर चुके, आपका ऑफर लेटर आ चुका, और आपने बुकिंग अमाउंट भी कॉलेज में दे दिया है। ठीक है, बुकिंग अमाउंट देने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। ये वैरी करता है किस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके थोड़े दिन बाद DGME का पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद कंसल्टेंट आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलेगा, कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कंसल्टेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर दो, क्योंकि कंसल्टेंट को उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाना होता है हाई कमीशन से, और उसके बाद में आपका जो इक्विवेलेंसी फॉर्म है, इक्विवेलेंसी फॉर्म भरना होता है। इक्विवेलेंसी फॉर्म के लिए आपको 10-12 का मार्कशीट वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड और आपका जो पासपोर्ट है उसकी जरूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पासपोर्ट उस टाइम नहीं होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म से भी काम चल जाता है। उसके बाद में आएगी इक्विवेलेंसी लिस्ट। इक्विवेलेंसी लिस्ट में अपना नाम चेक करिए, वहां पर एलिजिबल लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, और यहाँ तक आने के बाद आपका मोस्ट ऑफ द काम हो चुका होता है। उसके बाद कंसल्टेंट आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कंसल्टेंट हैंडल कर देगा। इक्विवेलेंसी लिस्ट में नाम आने के बाद नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो है आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना। देखिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई भी कंसल्टेंट ही करता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और स्टूडेंट वीज़ा बांग्लादेश में 1 ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन कई बार कुछ कंसल्टेंट्स कुछ अमाउंट की डिमांड भी कर देते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद कंसल्टेंट थोड़े दिन बाद आपको जो पासपोर्ट था उस पर वीज़ा लगा के आपको दे देगा। देने के बाद जो काम बच जाता है वो है आपका बांग्लादेश आना। तो इसके लिए आप कॉलेज से कांटेक्ट रखना, ठीक है, कि आपके क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। हम लोग भी इन्फॉर्म कर देते हैं आपके क्लासेस जब स्टार्ट होते हैं। तो जैसे अभी 24-25 बैचेस के क्लास स्टार्ट होने ही वाले हैं। अभी 16th को हमारे कॉलेज में ओरिएंटेशन है 24-25 बैच का। तो अगर आप में से कोई आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और बांग्लादेश कैसे पहुंचते हैं इस पर भी हमारी वीडियो आने वाली है, बाई रोड कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।